नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी ने जीना हराम कर रखा है। गुजरात में बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। उधर राहुल गांधी ने भी हालत खराब कर रखी है। जो जो चालें चल रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आ रही। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक ने केपी मलिक जी, उन्होंने गुजरात लॉबी की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की रणनीतियों पर मुझसे बहुत विस्तार से बातचीत की। बहुत सारे नए नए पहलू आपको सुनाई पड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। धन्यवाद संजय जी। मलिक साहब, मेरे ख्याल से आपको 25-30 साल तो हो गए होंगे पार्लियामेंट को कवर करते हुए, देखते हुए, वहां जाते हुए, है ना? कितने साल हो गए? 3 दशक हो गए हैं संजय जी मेरे को जाते हुए। 3 दशक पार्लियामेंट कवरेज देखा आपने, लगातार वहां बैठते हैं जी जी सांसदों से, तमाम जी। सरकारें भी आपने देखी। कभी ऐसा पहली बार नजारा हुआ ना कि सारी सरकार मिलके नेता विपक्ष को कानून बता रही, कानून क्या होता है, और दरअसल जो बता रही होती है वो गलत होता है। सेना प्रमुख को अपनी किताब में लिखने का अधिकार होता है, अपनी किताब छापने का अधिकार होता है। 2 साल से सरकार ये तय नहीं कर पा रही किताब छपने दें, ना कर दें, मना कर दें, हाँ कर दें। आपको लगता है राहुल गांधी ने आज इतनी दुखदी नस दबा दी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा मैं बताता हूं देशभक्ति क्या होती है। ये राहुल गांधी के दिमाग में ये सब चीजें आती कहां से? ये दांव पेच, ये हुनर। लगता है कि राहुल गांधी बड़े सीधे सीधे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें वो कहां से निकाल लाते हैं? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और एकमात्र नेता हैं जो आज की डेट में बोल रहे हैं। लेकिन विपक्ष में तो बहुत लोग हैं, लोगों ने बोलना लगभग बंद कर दिया है, या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं या ट्वीट आदि कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ मुद्दे लेके आते हैं और वो पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं। कल जब बजट पेश हुआ था और कुछ पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश करी और उन्होंने पूछा कि आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कल मैं हाउस में बोलूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति के अभी भाषण पे ये भाषण चल रहे हैं नेताओं के पार्लियामेंट में, और उसी पे भाषण राहुल गांधी को भी देना था और उसमें बजट की बातें या राष्ट्रपति ने जो जो चीजें रखी उस पर उनको बोलना था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठा दिया और उससे जो सरकार है और प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो सख्ते में आ गए। क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जो जनरल है मनोज मुकुंद नरवाणे, उन्होंने एक किताब लिखी है। और सेना में होने के नाते क्या होता है कि पहले वो किताब के जो भी अंश हैं वो रक्षा मंत्रालय को भेजे जाते हैं, वहां से अप्रूव किताब हो जाती है, उसके बाद वो छपने जाती है। वो छपने गई हुई है, लेकिन परमिशन अभी मंत्रालय से नहीं आई। अब मंत्रालय इतने दिन से क्यों नहीं छपने दे रहा है? अगस्त 2025 में भेजी है उन्होंने, अभी 1 साल में कुछ ही चंद महीने बचे हुए होने में, तो रक्षा मंत्रालय परमिशन क्यों नहीं दे रहा? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उसमें सरकार की पोल पट्टी खुल रही होगी। तो इसलिए उस पे जो चर्चा करना चाह रहे थे राहुल गांधी, उसी किताब के कुछ अंश, एक मैगजीन है कारवा नाम की, बहुत फेमस मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल छाप दिया और उसमें ये लिखा है कि 4 टैंक लद्दाख की सीमा में घुस गए थे और आर्मी चीफ को 2020 में, शायद 31 अगस्त 2020 में सेना अध्यक्ष को खबर मिली कि चीनी 4 टैंक हमारी सीमा में घुसाए हैं, क्या एक्शन लेना है बताइए। अब उसमें जाहिर सी बात है कि सरकार को इजाजत देनी होती है, उसमें रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री जी की इजाजत के बिना एक्शन नहीं होता है। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब मैंने उनको फोन किया, रक्षा मंत्री जी को, मेरा फोन नहीं उठाया। जब मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को फोन किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीएम को मैं मिला नहीं सकता था। तत्कालीन विपिन रावत जी जो थे, उनको फोन किया, उनका भी जवाब नहीं आया। और मुझे करीब 2.5 घंटे, 2.25 घंटे के बाद में राजनाथ जी का फोन आया कि जो उचित लगे करो। अब बताइए, 2-2.5 घंटे में तो जो खेला होना था हो चुका। वो चाइना के जो मिलिट्री थी, जो टैंक थे, वो अंदर तक घुस गए, उन्होंने कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया। इस तरह की कुछ खबरें हैं, लेकिन ये खबरें तब तक पक्की नहीं हो जाती, या तो मैगजीन छपे
क्योंकि आज जो कानून सिखाया गया है राहुल गांधी को कानून सिखाया गया संसद में बोलने के लिए। हमने तो इतिहास में पहली बार देखा, इन 3 दशकों में बहुत सारी गर्मा गर्म बहस भी देखी है, बहुत सारे सवाल जवाब भी देखे हैं। हमने जो है विपक्षी दल के नेता का आदर होते हुए देखा है। अगर प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल का कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है और विपक्षी नेता खड़ा हो जाता है, सदन का नेता, तो प्रधानमंत्री भी बैठते हुए हमने वाजपेयी जी को बैठते हुए देखा है, जो विपक्ष का आदमी खड़ा होता है। आज राहुल गांधी को पार्लियामेंट के तौर तरीके सिखाने के लिए, तो मेरे ख्याल से 5वीं बार सांसद है, उनको तौर तरीके सिखाने के लिए पहले तो लोकसभा अध्यक्ष ही उनको कानून बता रहे थे कि आप जो है राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलिए और बाकी चीजों पे आप नहीं बोल सकते। खूब कानून सिखा रहे, बार बार उधर देख रहे थे, उधर से कोई इशारा आता है क्या। उसके बाद रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए कि जो किताब छपी नहीं है आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रक्षा मंत्री को भली भांति जानकारी है कि किताब छपी नहीं है और परमिशन रक्षा मंत्रालय में रखी हुई है। उसके बाद जो है गृह मंत्री जी खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी जो आते हैं आपके निशिकांत दुबे जी भी जो है बचाव कर रहे हैं सरकार का। उसके बाद रिजिजू भी अब सरकार के तमाम जो सेनापति हैं, तमाम जो ढाल लेकर सरकार को बचाने वाले हैं, ये सब खड़े हो गए और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी। ऐसा क्या है इसमें किताब में आपत्तिजनक? ऐसा क्या है जिससे सरकार इतना डर रही है? पार्लियामेंट में लगभग पौने घंटे ये चलता रहा कि राहुल गांधी बोलने की कोशिश करे और ये उसको कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, वो नया कानून बताना शुरू कर देते हैं। और कोई ऐसा वैसा या कोई संसदीय दल का नेता नहीं बता रहा है या कोई मंत्री नहीं बता रहा है, वो बता रहे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, खुद जो है लोकसभा अध्यक्ष। राहुल गांधी ने, मुझे लगता है संजय जी, कि राहुल गांधी भी इस बात को जानते थे कि ये मुझे नहीं बोलने देंगे। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये बोल के ये मुद्दा बाहर भेज दिया हम और आप जैसे लोगों के पास। हम भी चर्चा कर रहे हैं, तमाम दूसरे मीडिया के लोग भी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा आम हो गई है और उस पर चर्चा बाहर हो गई है और लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जिस प्रकार से एप्स्टीन फाइल आई है और उसमें सुगबुगाहट चल रही है, हालांकि वो एक तरह से आरोप है, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, जब तक किसी के तथ्य सारे ना आ जाएं, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारत का कोई उस तरह का कोई बहुत बड़ा कोई उस तरह की कोई फुटेज या कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईमेल में प्रधानमंत्री जी का नाम आया है, हरदीप पुरी का नाम आया है, अनिल अंबानी जी का नाम चल रहा है, तो सुगबुगाहट लोगों में जरूर होगी और लोग चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मामला क्या है। लेकिन अब खाली नाम भर आ जाने से तो इस पे चर्चा उस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। और संजय जी, मैं दावा कर रहा हूं, मेरी आज बहुत सारे लोगों से बात हुई जिनको हम अंधभक्त कहते थे, जो मोदी जी को भगवान मानते थे, उनके मन में भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। तो एक शंका पैदा उनके मन में भी हो गई और इसके नतीजे आने वाले समय में क्या होंगे ये हमें देखना होगा, जिस प्रकार से देश में स्थिति चल रही है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संसद में आप मुख्य विपक्षी दल के नेता को ही नहीं बोलने दे रहे हैं, तो आम सांसद, आम दूसरा कोई भी मेंबर क्या बोले, क्या अपनी बात रखे। सरकार किसी भी कीमत पे कोई इस तरह की चीज जाने नहीं देना चाहती और ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नीति मुझे दिखाई दे रही है जो आज तक हमने सदन में नहीं देखी। इनसे पहले भारतीय जनता पार्टी की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, इतना हिसाब किताब तो उनका भी ऐसा नहीं था कि वो विपक्षी दल के व्यक्ति को बोलने ही ना दे। वो भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका भी थोड़ा झुकाव तो था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि 90% जो है पलड़ा ऐसे झुका हुआ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, लेकिन जो लोग राहुल गांधी को थोड़ा सा हल्का समझ रहे थे, राहुल गांधी ने पिछले 3-4 सालों में क्रांति करके रख दी है। एक टी शर्ट में एक आदमी चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक और भारत जोड़ो यात्रा ने देश की तस्वीर बदल दी।
आज देशभक्ति का पाठ सिखाने की कोशिश की गई तो वो पाठ निकाल रहा है राहुल गांधी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, बता दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी बस केवल चीन के राष्ट्रपति को चाय बना के पिला सकते हैं, झूला झुला सकते हैं। गलवान घाटी में जो हमारे शहीद हो गए उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी के स्टेप को अखिलेश यादव ने भी बढ़ चढ़कर समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल जायज मुद्दा उठा रहे हैं। एक बार फिर साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर सकती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं, आज भी केशव मौर्य का घर घेरने के लिए लोग गए, अभ्यर्थी गए नौकरी के लिए, हंगामा हुआ। और फिर आज योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी की तारीफ में लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, भूतपूर्व बजट है और ये है और वो है। क्या लगता है राहुल और अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार परेशान कर सकती है बीजेपी को, जैसा पार्लियामेंट के चुनाव में किया था? देखिए संजय जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं थोड़े ठंडे पड़े हैं। उन्होंने आज पार्लियामेंट में 2 बार खड़े होकर ये जरूर कहा है कि मुख्य विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि चाइना का मामला है। और उन्होंने रेखांकित किया, मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे वो हमेशा कहते थे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना ने हमारी जमीन हथिया सकती है। यहाँ पे तो संजय जी, मैं खुद भी इस बात का दावा करता हूँ कि वाजपेयी जी की सरकार में, उसके बाद भी जब जब भी हमारी बात जॉर्ज फर्नांडिस जी से होती थी, वो हमेशा कहते थे कि चाइना ने हमारी सैकड़ों किलोमीटर जमीन दबा के रखी हुई है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री इस तरह का दावा कर रहे हैं तो उसमें जरूर कोई सच्चाई है। तो उन्होंने कई बार इस तरह का जिक्र हमारे सामने किया था और नेताजी रक्षा मंत्री रहे थे कुछ पीरियड के लिए, उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया था। और वो मानते थे कि भले ही पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी हो, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है और हम चाइना के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इतिहास भी इसी तरह बताता है कि चाइना ने जिस प्रकार से हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, चाहे वो नेहरू का टाइम हो, चाहे उसके बाद का टाइम हो, जिस तरह से एक्टिविटी चाइना की भारत के साथ रही है, तो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। अखिलेश यादव संसद में जिस प्रकार से पहले 2-3 संसद सत्रों में साथ में कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के दिखते थे, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस है। जिस प्रकार से वो अलग चल रहे हैं, जिस प्रकार से हैं, हालांकि दबी जबान में कुछ पत्रकार इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने कुछ राम गोपाल जी को बुला के, अखिलेश जी को बुला के कान में कुछ कह दिया है, इसलिए थोड़े ढीले पड़े हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से जिस प्रकार की अपेक्षा लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी उतनी तेज नहीं दौड़ रहे हैं, उनके घोड़े की स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये लोगों का मानना है, मेरी अपनी निजी राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, इन्होंने सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश की है, उससे सरकार में कहीं ना कहीं घबराहट तो है। आज आपने देखा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और उन्होंने जो है ज्ञानेश कुमार से मीटिंग की, और ज्ञानेश कुमार को भी अंदर कहते हैं कि खूब हॉट टॉक हुई, और उसके बाद बाहर आके उन्होंने बताया, और उसमें हैरानी की बात ये थी कि उसमें 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वो लेके गई थी, जिसमें 5 तो उसमें ऐसे थे जो इलेक्शन कमीशन ने मर्द घोषित कर दिए हैं। तो उनको कहा मरे हुए लोगों को मैं लेके आई हूँ, 5 लोग ये मर चुके हैं आपकी लिस्ट में, इनको देख लीजिए आप। उसके बाद ऐसे 10 लोग थे कि जिनको बता दिया गया ये पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहे थे, उसमें उनकी वोट कट गई थी, तो उनको भी ढूंढ के ममता बनर्जी लाई थी। उससे पहले घटना ये हुई कि बंग भवन जहाँ पे है, उसका बंगाल भवन जहाँ पे है, उस पे दिल्ली में, उसका नाम, रोड का क्या नाम है, उस रोड पे सुनसान रहता है और वहां पे कोई भीड़ भड़क्का नहीं रहता है। उस रोड पे भी पुलिस ने बैरियर लगा दिए थे, तो बाहर निकल के वहां पे भी हंगामा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं, और ये लोग हमारे वो लोग हैं जिनके 150 परिवारों के लोग मर चुके हैं, किसी भी तरह से मर चुके हैं, या तो जिंदा खड़े हैं मर चुके हैं, या बीएलओ मर चुके हैं, या इनके परिवार के कुछ लोग मर चुके हैं। हम उनको लेके इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, हम कोई धरनेबाजी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की चीजें करना कहीं ना कहीं सरकार को
झुकाने का काम करना, और इतने सारे प्रतिबंध और इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ममता बनर्जी का यहाँ तक पहुंचना, उनका जुझारूपन और उनकी जो कैपेसिटी है लड़ाई लड़ने की। क्योंकि संजय जी, मैं अगर 3 दशकों की बात कर रहा हूं तो मैंने ममता बनर्जी को वाजपेयी जी के टाइम से लड़ते हुए देखा है, लालू जी से लड़ते हुए देखा है, कांग्रेस के टाइम में लड़ते हुए देखा है, और कांग्रेस से अलग होकर लेफ्ट को हराते हुए देखा है। 28-30 साल लेफ्ट की सरकारें वेस्ट बंगाल में थी, उसको उखाड़ के फेंकते हुए मैंने ममता बनर्जी को देखा है। तो ममता बनर्जी जुझारू और लड़ाकू नेता है, और वो मुझे लग रहा है आज भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी उनसे भी थोड़ी घबराई हुई है। लेकिन मजा तब आए कि जब ये एक साथ मिलकर सत्ताधारी सरकार से लड़े तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो चाणक्य जो है वो तो अलग अलग रणनीति करते हैं। आपको पता है कि आप जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो बाहर ही नहीं, अपनी पार्टी में भी जिस प्रकार का मतभेद उन्होंने खड़ा कर दिया है योगी जी के खिलाफ, और जिस प्रकार से वो केशव मौर्य का जो है यूज कर रहे हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, वो आपके सामने है। तीसरी चीज ये है जो आने वाले समय में खुलेंगी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और वो किसकी पार्टी है? नए युवा की पार्टी है, जो ममता जी वो मायावती जी के खिलाफ नई पार्टी बनी है। उसमें अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग आ जाएंगे और पूरे यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो मायावती का जो वोट है वो भी जो है बिखर जाएगा, और कुछ मुस्लिम वोट में भी सेंध लगेगी। तो क्या ये वोट बांट के और राजनीति इस हद तक ले जाके भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में काबिज होना चाहती है, और जो उनका मुख्य कांटा है योगी जी के नाम का, उसको भी निकालना चाहती है? तो क्या रणनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये भी आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगी। जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो बंगाल में उन्होंने ये खेल खेलना चाहा कि एक बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करा दिया, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर पे हाथ रखा, उत्तर प्रदेश में ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अब तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी दगा हुआ कारतूस हो गए हैं। मतलब वो, मुझे लगता नहीं है कि बांदा में भी उनकी कोई हैसियत बची है। कांग्रेस में तो एक तरह का बिल्कुल हाशिए पे ही थे वो, और इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के नाम आ गए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी भी नाम पर विभाजित हो सकता है? अगर राहुल और अखिलेश ने जिस तरह पीडीए की राजनीति की है, पिछड़ा दलित मुसलमान के नाम पर एक वोट बैंक खड़ा किया है, बीजेपी सबसे ज्यादा चिंतित तो उसी पीडीए को लेकर है। और जिस तरह से वो योगी पे हमला कर रहे हैं और बैकवर्ड को कॉस्टेज मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल और अखिलेश एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो मुसलमान वोटों का बंटवारा कोई भी पार्टी कर सकती है? ठीक है संजय, इसमें 2 चीजें मुझे लगती हैं कि एक तो मुस्लिम समाज आखिर में फैसला लेगा, और आप ये मत सोचिए कि जिस प्रकार से बिहार में जो अपने अवैसुद्दीन सिद्दीकी वो हैं अपने हैदराबादी, उन्होंने जिस प्रकार से सेंध लगाने का काम किया उसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही बहुत बड़ी सफलता ना हो, लेकिन नुकसान जरूर करते हैं। उसी तर्ज पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दलितों की नई पार्टी, दलितों की पुरानी पार्टी भले ही कम करे, बंटवारा जरूर करेगी। दूसरा, मुस्लिमों में भी बंटवारा हो सकता है। अभी इसकी संभावना तब पता चलेगी जब कोई नई पार्टी खड़ी होगी और कौन से असरदार उसमें लोग होंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े क्षेत्र में डेंट ना लगा पाए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-5 विधानसभा पे जरूर वो प्रभावित कर सकते हैं। वो धन बल का प्रयोग भी करने वाले व्यक्ति है, मायावती के साथ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी देखना होगा, क्या इतनी सहजता से लोकसभा चुनाव जो लड़े थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या उतनी सहजता से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या सीटों का बंटवारा उस तरह हो पाएगा? या कहीं ऐसा तो नहीं होगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जिस तरह से आपने देखा था बिहार में बंटवारा, उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी बंटवारा हो? वहां तो उनको थोड़ा सा ये था कि शायद हमारी सरकार बनेगी। यहाँ तो अखिलेश यादव 100% मान के बैठे कि हमारी सरकार बनेगी। तो क्या ऐसे में वो साझेदार कांग्रेस को बनाएंगे? और कांग्रेस की जो आदत है सीटें मांगने की, जितनी वो सीटें मांगेंगे इतनी सीटें देने के लिए तैयार अखिलेश यादव होंगे। और वो ये पूछेंगे कि कांग्रेस के पास क्या इतने उम्मीदवार हैं क्या? और अगर वो कहेंगे नहीं है तो फिर कौन चुनाव लड़ेंगे? तो ये इस तरह का मामला है कि इतनी आसानी से हो पाएगा क्या? अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो पाएगा तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां बैकफुट तो मुझे दिखाई देती है, उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती बाहर से ही नहीं अंदर से भी मिलेगी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं देखता हूँ 2 से 3 वर्ग बने हुए हैं जो आपको दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये है कि दिल्ली लखनऊ की जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, दूसरा ये है कि क्षेत्रीय नेता भी बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए, ब्राह्मण समाज के विधायक बटे हुए हैं और दूसरे समाज के जो है विधायक बटे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, जो अंदरूनी लड़ाई है, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा और उसी फायदे के बलबूते अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने लेवल तक नुकसान में जाएगी, कितने लेवल तक रणनीति अंदर होगी, बाबा सोटा कहाँ घुमाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद ही निश्चित तौर पे हम कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा। लेकिन आखिर में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस चीज का आभास है कि पीडीए के द्वारा उनकी लॉटरी खुल सकती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका दिया था, उसी प्रकार से विधानसभा में भी उनको एक बड़ा लाभ हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है और देखना यह होगा कि राजनीति का ये खेल कहां तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।